हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। देखिए, वर्षण जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जरूरी भी है। कहते हैं वर्षण जब जल तरल और जल बिंदु या ठोस हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे हम जो है वर्षण कहते हैं। यानी जब ये हिमकणों के रूप में धरातल पर ये गिरते हैं या जल बिंदु के रूप में या ठोस हिमकणों के रूप में जब धरती पर गिरती है तो इसको हम वर्षण कहते हैं। वायु में जो है संघनन की सतत प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जल बिंदुओं या हिमकणों के भार अधिक व आकार बड़े हो जाते हैं तथा वह वायु में तैरते हुए रुक नहीं पाते हैं, तो पृथ्वी की धरातल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है यहाँ पर कि वायु विसर्जन की सतत प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जल बिंदुओं हिमकणों को जो है भार अधिक व आकार बड़े हो जाते हैं तथा वह वायु में तैरते हुए रुक नहीं पाते हैं और पृथ्वी की धरातल पर आके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाता है। अगर बात करें हम वर्षण के रूप में, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि पृथ्वी में वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे जल की बूंद, हिमलव्य, ठोस बर्फ या ओला। कभी कभी एक साथ जल की बूंद या ओले के रूप में भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्षण का रूप जो अधिकांश साधन की विधि व तापमान पर निर्भर करता है। वर्षण के अनेक रूप हो सकते हैं, ठीक है, तो उन्हीं अनेक रूपों का यहाँ पर हम विस्तार पर चर्चा करेंगे कि इसे कौन कौन से रूप हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है फुहार तथा वर्षा। देखिए, फुहार और वर्षा का क्या अर्थ है, तो ये जानना आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि फुहार तथा वर्षा क्या होती है। कहते हैं जब सामान्य आकार के अत्यंत छोटे छोटे बूंदे जिनका व्यास 0.5 मिमी से ले कम होते हैं धरातल पर गिरती है, यानी व्यास जिसके 0.5 से ले मिमी से कम होता है और धरातल पर गिरता है तो उसे हम फुहारे कहते हैं। तो समझ गए होंगे फुहारे क्या होते हैं, ठीक है। 0.5 मिमी से कम जो धरातल पर गिरते पानी के बूंद होते हैं उसे ही हम फुहारे के नाम देते हैं। जब जल की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदों के रूप धारण कर लेती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। यानी फुहारे के जो छोटे छोटे बूंद है मिलकर बड़ा बूंद बनाती है तो उसे को हम वर्षा का नाम देते हैं। अगला पॉइंट यही दर्शाता है हिमपात। तो हिमपात से तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बर्फ गिरना, यानी जब सदन हिमांक यानी -0 सेल्सियस से नीचे तापमान पर होता है तो वायुमंडलीय द्रव्यता हिमकणों में बदल जाती है और ये छोटे छोटे हिमकण जो है मिलकर हिमलव बनाते हैं जो बड़े और भारी होकर धरातल पर गिरने लगते हैं। वर्षण के इस रूप को जो है हिमपात का नाम दिया जाता है और पश्चिमी हिमालय, मध्य व उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में शीतकाल में सामान्यतः हिमपात होते ही रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम हिमपात के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये जो होता है -0 सेल्सियस के तापमान पर जो होती है और ये छोटे छोटे हिमकण जो है मिलकर हिमलव्य बनाते हैं जो बड़े बड़े भारी होकर धरातल पर गिरने लगते हैं और वर्षण इस रूप को जो हिमपात का नाम देते हैं और पश्चिमी हिमालय, मध्य व उच्च अक्षांशीय प्रदेश में शीतकाल में सामान्यतः हिमपात होता रहता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो साफ करता है सहिम वर्षा। आखिर सहिम वर्षा होती क्या है? सहिम वर्षा जमी हुई वर्षा होती है और यह तब होती है जब वायु की ठंडी परत से गुजरती हुई पानी की बूंद जमकर ठोस होकर धरातल पर गिरती है। सामान्यतः यह पानी के बूंदे तथा छोटे छोटे ठोस बर्फ के गोलियों का मिश्रित रूप होती है। तो आप समझ गए होंगे कि हिम वर्षा क्या होती है, सहिम वर्षा क्या होती है। यानी देखा जाए तो यह तब होती है जब वायु की ठंडी परत से गुजरती हुई पानी के बूंदे जमकर ठोस होकर धरातल पर गिरती है और सामान्यतः यह पानी के बूंदे तथा छोटे छोटे ठोस बर्फ को गोलियों का मिश्रण रूप होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाता है। उसके पश्चात है ओलापात। देखिए, ओलापात क्या होता है? जब बर्फ का टुकड़ा या छोटा गोला यानी हेलस्टोन जिसका व्यास 5 से लेकर 50 मिमी तक होता है अलग अलग या सम्मिलित होकर विभिन्न आकारों में पिंड के रूप में धरातल पर गिरता है तो उसे ओलपात कहते हैं। और ओल पारदर्शी और पारभासी बर्फ के जो है अदल बदल कर बने सतह पर बना होता है। तो आप साफ समझ सकते हो कि ओलपात क्या होती है। जब बर्फ का टुकड़ा छोटा गोला यानी हेलस्टोन जिसका व्यास 5 से 50 मिमी तक होती है अलग अलग या सम्मिलित
होकर विभिन्न आकारों को पिंड के रूप में धरातल पर गिरती है तो उसे ओलपात कहते हैं। और ओलपात जो होता है देखा जाए तो ये पारदर्शी व पारभासी और बर्फ के अदल बदल कर बनने सतह पर बना होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाता है और दर्शाता भी पॉइंट भी है जो काफ़ी महत्वता को दर्शाता है। देखिए ये पॉइंट ये बात दर्शा रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता का प्रतिनिधित्व होकर धरातल पर गिरने को वर्षण कहते हैं और पानी के छोटे छोटे तथा बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में होने वाले वर्षण को जो है क्रमश फुहारा या वर्षा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वर्षण किसे कहते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता के संघीय प्रतिनिधित्व होकर धरातल पर गिरने को जो है हम वर्षण कहते हैं और पानी की छोटे छोटी तथा बड़ी बड़ी बूंद के रूप में होने वाले वर्षण को हम क्रमश फुहारा या वर्षा कहते हैं। जब वर्षण बर्फ के बड़े बड़े गोलाकार टुकड़ों में होता है तो उसे हम ओलपात कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है वर्षा के प्रकार, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वर्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं साफ शब्दों में बता दूं कि वर्षा के जो है 3 टाइप्स के बारे में जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी वर्षा के प्रकार, देखिए वर्षा के प्रकार होते हैं तो ये जानना आपके लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि भाई वर्षा के प्रकार कैसे होते हैं और क्या इसमें खासियत होती है। तो चलिए जानते हैं कि वर्षा के प्रकार क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि जब आर्द्रता की युक्त वायु राशि आकाश में अधिक ऊंचाई की ओर चढ़ती है तो ठंडी होकर उसका जो तापमान जो है नीचे गिरता है। यानी वायु राशि आकाश में जो अधिक ऊंचाई की ओर चढ़ती है तो ठंडी होकर उसका जो है तापमान नीचे गिरती है। ऐसे होने पर जब वायु का तापमान उषांक के नीचे गिर जाता है तो सदन और वर्षण होता है। प्राकृतिक में किसी भी वायु राशि को जो है मुख्यतः 3 प्रकार से ऊपर उठने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यानी 3 ही प्रकार है जिससे ये उठता है और 3 से अधिक हो नहीं सकता। और प्रत्येक परिस्थिति में होने वाले वर्षण और वर्षा की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो जनरल सी बात, अगर 3 प्रकार है तो तीनों में अपनी अपनी विशेषताएं होगी, ये जनरल बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम पहले टाइप्स के देखें तो काफ़ी खासियत को लेके बैठा पड़ा है। संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या है देखिए, कहते हैं उष्ण कटिबंधीय में पृथ्वी के अत्यधिक गर्म होने के उधर वायु धाराएँ पैदा होती है और ये वायु धाराएँ गर्म आर्द्र और वायु को जो है वायुमंडल के उच्च स्तर तक उठा देती है। कहते हैं जब इस प्रकार की आर्द्र वायु का तापमान उषांक से नीचे लगातार गिरता है तो बादल बनते हैं और ये बादल बिजली की चमक और गरज के साथ वर्षा करती है। यानी बिजली के चमक के साथ और गरज जो गरजती है, ठंडर मारती है, तो इसी के कारण ये संवहनीय वर्षा होती है और इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। और इस प्रकार की वर्षा जो है विषुववर्तीय प्रदेशों में प्रायः प्रतिदिन दोपहर के बाद ही होती है। तो आप समझ गए होंगे कि संवहनीय वर्षा क्या होती है। वो बादल बिजली की तरह चमकती है और गरजती है और वर्षा करती है। इसी को ही हम संवहन वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए संवहनीय वर्षा का डायग्राम आप देख सकते हो, कुछ इसी तरह से दिखता है और इसकी जो यही प्रक्रिया ही होती है। संवहनीय वर्षा का जो है बहुत विशेष यहाँ डायग्राम दिखाया गया है और बहुत ही आसान भी लग रहा है। देखिए पृथ्वी की तरफ धरातल दिख रहा होगा आपको, ऊपर उड़ती फैलती शीतल वायु भी दिख रहा होगा आपको, ऊपर उड़ती उष्ण वायु का स्थान लेते हुए और शीत और सदन यानी बादल। तो इस तरह से जो है ये वर्षा होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम है एग्जाम व्यू से, तो इसको अच्छे से आप कर लेना, तभी जो है आपको ये टॉपिक भी अंडरस्टैंड रहेगा। उसके पश्चात अगला पॉइंट है पर्वतकृत वर्षा। देखिए पर्वतकृत वर्षा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं जब गर्म आर्द्र पवनों को मार्ग में कोई पर्वत श्रेणी अवरोध उपस्थित करती है तो उन्हें बाध्य होकर ऊपर उठना ही पड़ता है। अब देखिए किसी को आप मार्ग रोकिएगा तो वो जो होगा मार्ग के ऊपर से वो बहेगा, तो जनरल सी बात है। तो ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर आता है, जब गर्म आर्द्र पवनें गर्म मार्ग में कोई पर्वत श्रेणी अवरोध करती है तो ये ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, यानी पर्वत उसको रोकने की कोशिश करती है। तो ये हवाएं जो होती है, वर्षा जो होती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है और ऊपर उठती हुई ये आर्द्र पवनें ठंडी होने लग जाती है। जब उनका तापमान उषांक से नीचे गिरता है तो ये बादल बन जाते हैं, यानी उषांक से नीचे गिर जाएगा तो ये बादल में बदल जाएगा और इन बादलों से जो है पवन मुख्य ढालों के विस्तृत भागों में वर्षा होती रहती है और इस प्रकार की वर्षा को पर्वतकृत वर्षा भी कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि पर्वतकृत वर्षा क्या होती है। जब जो है गर्म हवाएं चलती है तो पवन जो है अवरोध पैदा करती है, ठीक है, उसके मार्ग में जो है रुकावट डालती है, तो ये ऊपर की तरफ उठने लग जाती है और जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगी ठंडा हो जाएगी और ठंडा होने के कारण क्या होगा, उषांक बिंदु के नीचे चला जाएगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाएगा, जहाँ पर वो बादल के रूप में बदल जाएगा और इस तरह बादल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को ही पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। यद्यपि जब ये पवनें पर्वतीय श्रेणी को पार कर दूसरी ओर
जो है पवन मुख ढालों पर उतरती है तो जो है गर्म हो जाती है और बहुत कम वर्षा करती है। पवन मुख ढालों की ओर ये क्षेत्रों को जो है विशिष्ट विशिष्ट छाया क्षेत्र कहते हैं। भारत के मेघालय प्रदेश की खासी पहाड़ी के दक्षिण सीमांत पर स्थित चेरापूंजी और पर्वतकृत वर्षा का एक प्रसिद्ध उदाहरण देख सकते हो। यानी मेघालय प्रदेश में चेरापूंजी जगह का नाम है, यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है पर्वतकृत वर्षा के अंतर्गत। देखिए इस डायग्राम में जो आप देख रहे होंगे ये पर्वतकृत वर्षा का जो है उदाहरण है और बहुत काफ़ी यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है। जैसे कि आप समुद्र के साइड से आप देख रहे होंगे एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हवाएं जो है ऊपर की तरफ जा रही है और क्या हो रही है, बादलों में बदल रही है। यानी वायु जो है गर्मी वायु जो है ऊपर तक उठ रही है और ठंडा होकर बादलों में बदल रही है, और यही जब नीचे की तरफ आती है तो ये वर्षा का कारण बनती है। तो देखिए डायग्राम भी बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है और इस डायग्राम में बहुत आप भली भांति समझ सकते हो कि इसकी पैटर्न जो है प्रमुक्त वर्षा कैसे होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अभिसरण या चक्रवर्ती वर्षा। चक्रवाती वर्षा बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से। देखिए अभिसरण वर्षा की उत्पत्ति तब होती है जब वायु तरंग अभिसरित होकर उठती है और एक कटिबंधीय क्षेत्रों में जब विपरीत विशेषताओं वाली वायु राशियाँ मिलती है तो उनमें लगभग अद्भुत उत्थान होते हैं, जिससे संवहन की प्रक्रिया होती है। और यह संवहन की प्रक्रिया बार बार वार्तागारों से सहारे होती ही रहती है, जहाँ संबंधित वायु राशि का तापमान काफ़ी मिल जाता है। वातग्रह के सहारे भाप के मिलने से प्रायः सनन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। जब विभिन्न घनत्व वाले तापमान की ओर वायु बड़ी राशि मिलती है तो गर्म आर्द्र वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में गर्म वायु राशि संतुलित होकर बादल बनती है तो विस्तृत रूप में वर्षा करती है, और यह वर्षा जो है बिजली की चमक और गरज के साथ होती है। जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है कि वर्तांग के सहारे भाप के मिलने के प्रायः सदन की क्रिया होती है, और जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। जब विभिन्न सदन और तापमान को दो बड़ी वायु राशि मिलती है तो गर्म आर्द्र जो है वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में गर्म वायु राशि सदन होकर जो है बादल बनती है, जो विशिष्ट रूप से वर्षा करती है, और वह वर्षा बिजली के चमक और गरज के साथ होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार जो है वर्षा की वर्तगानी वर्षा भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम जो है वर्तागानी वर्षा भी कहते हैं। और यह वर्षा गर्म और शीत दोनों वर्तगानों से होती है। वर्तगानी वर्षा स्थिर और पूरे दिन या कई दिनों तक होती रहती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात को दर्शाता है। तो यहाँ पर पहले डायग्राम आप देख सकते हो गर्म वर्तांग से संबंध वर्षा, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखोगे तो 900 किलोमीटर के ऊपर जो है 800 किलोमीटर दिखाया गया है, और कोणार्क क्षेत्र के ऊपर जो है वर्षा ऊपर की तरफ जा रही है। यानी वर्षा स्तरीय मेघ, वर्तन वर्षा, उष्णकटिबंधीय वायु और कपासी मेघ, और कपासी मेघ जो है ध्रुवीय वायु के साथ जो है वर्षा करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम यहाँ दर्शाया गया है। अगला डायग्राम देखते हैं। देखिए अगला डायग्राम जो है शीत वर्षण के संबंधित वर्षा यानी चक्रवाती वर्षा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीधे वर्तमान दिख रहा होगा शीत वायु और 500 किलोमीटर तक की वर्षा के लिए कपासी वर्षा और गर्म वायु के साथ वर्षा स्तरीय मेघ बनाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम यहाँ दर्शाया गया है 400 किलोमीटर के आसपास। वर्षा के इन तीनों प्रकार के आर्द्र वायु राशि का ठंडा होना बहुत जरूरी रहता है। सामान्य वर्षा में गर्म आर्द्र वायु के ऊपर उठने के बाद की प्रक्रिया जो है पर्वतकृत वर्षा के समान हो जाता है। कहते हैं प्राकृतिक में ये तीनों विविधता एक साथ कार्य करती है, और वास्तव में पृथ्वी का ज़्यादातर वर्षण या वर्षा किसी एक कारण की अपेक्षा दो या अधिक कारणों का परिणाम ही होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर समझ वाली जो थी चैप्टर 3 टॉपिक थी। ठीक है, अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इस तरह बने रहे त्रिपाण सेंटर के साथ। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुँचाने में आप त्रिपाण सेंटर का हेल्प कर सकते हो। लेकिन साथ में आपने एक बात और भी करना है, अगर आपको पढ़ाने का ढंग सही लगता है तो कमेंट लाइक शेयर कर जरूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। कमेंट करने से कुछ गलत नहीं होता है, कमेंट करने से सुधार होती है। ठीक है, अगर आपके राय विचार में कुछ है सुधार करने के लिए, कुछ आपको लगा तो आप ज़रूर मुझे जो है आप कमेंट कर सकते हो, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये 9th से लेके 8th से लेके आपको जो है MA तक की सिलेबस यहाँ पर मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा।